तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी, ये दोनों अपने पास क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल h अपॉन 4 पाई। तो मेन फॉर्मूला अपने पास ये था। फिर इसी फॉर्मूले को अपन ने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इसमें कन्वर्ट किया था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल h अपॉन 4 पाई m। और ये कन्वर्जन मैंने सिखाया था कि काइनेटिक एनर्जी में करना होगा तो कैसे करेंगे। तो पहले क्वेश्चन आया था उसके ऊपर, उसके बेसिस मैंने करवा दिया था प्रैक्टिस के लिए। एक और कन्वर्जन अपने को करना होगा कि इसी फॉर्मूले को अपने पास जो है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, इस वाले फॉर्मूले को अपने को कभी कभी या इसको कन्वर्ट करके ही दिखा देते हैं अपन कि अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इंटू अनसर्टेनिटी इन टाइम, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब एक से दूसरे में कन्वर्जन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछ ले जाते हैं, इसलिए अपन ऐसा करवा रहे हैं। इसका न्यूमेरिकल अपन यहाँ पे लेंगे नहीं, ये न्यूमेरिकल तुम्हारे फिजिक्स में आएगा एनर्जी और टाइम से रिलेटेड। तो लेकिन फॉर्मूला अपन डिराइव कर लेते हैं, मान लो कभी कभी पूछ लिया गया तो अपन ने लिखा था कि अपने पास मोमेंटम होता है क्या, मास इनटू वेलोसिटी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, टाइम से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन को कि मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये v बाई टी तो एक तरीके से अपने पास क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। और ये अपने पास बन गया, मान लो कि एक्सेलरेशन a, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि मास इनटू एक्सेलरेशन, ये अपने पास क्या बन जाएगा, फोर्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि फोर्स इनटू टाइम इक्वल टू मोमेंटम। ठीक है, अपन अनसर्टेनिटी देख रहे थे किसमें, पोजीशन में और मोमेंटम में। तो मैं पहले ये करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं क्या करूँ कि मेरे पास मोमेंटम p इंटू पोजिशन x इक्वल टू, और मोमेंटम की जगह मैं रख दूँ क्या, फोर्स इंटू टाइम। तो मेरे पास आ जाएगा फोर्स इंटू टाइम इंटू पोजिशन x। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो अपन लिख सकते हैं कि फोर्स इंटू पोजिशन इंटू टाइम, एक तरीके से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टाइप से हो जाएगा। तो फोर्स इंटू पोजिशन या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपने पास क्या हो जाएगा, वर्क एक तरीके से क्या हो गया, एनर्जी हो गया। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि अपने पास जो मोमेंटम है p और पोजीशन है x इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, एनर्जी इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा कि अपने पास f जो है ये क्या है, फोर्स है, और e जो अपने पास है क्या हो गया, एनर्जी हो गया। तो अपन निकालना चाह रहे थे क्या, डेल्टा p इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा p इंटू डेल्टा x इक्वल टू अपने पास लिख सकते हैं कि डेल्टा e इंटू डेल्टा t। तो ये हो गया अपने पास। तो ये अपने पास आ गया कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इंटू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इंटू अनसर्टेनिटी इन टाइम। तो वही इक्वेशन को अपन लिख देंगे, अपने पास जो होता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल h अपॉन 4 पाई। और यहाँ पे इसी चीज को अपन लिख सकते हैं कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल h अपॉन 4 पाई। ये है अपने पास एक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास एक इक्वेशन अपने को एक और निकालनी है लास्ट, उससे अपने पास न्यूमेरिकल करना होगा क्योंकि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में भी पूछ लेता है। ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपने जितनी भी चीजें डिस्कस की ना, सब तुम्हारे पास फिजिक्स में 12th में आती है, मॉडर्न फिजिक्स करके। मॉडर्न फिजिक्स में बेसिकली कुछ नहीं, केमिस्ट्री के काफी सारे चैप्टर्स से वापस तुमको पढ़ाए जाएंगे, और उसमें थोड़ी सी तुम्हारे पास फिजिक्स रिलेटेड डिस्कशन ज्यादा होगा, फिजिक्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। तो एनर्जी हो गया, टाइम हो गया, टाइम का एनर्जी के साथ चेंज, ये सब चीजें फिजिक्स में ज्यादा रिलेटेड होती है। तो वहाँ पे इनके क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स तुमसे पूछे जाएंगे, तो इन सब का प्रैक्टिस वहाँ पे ज्यादा अच्छे से करवाया जाएगा। और एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दिए। हाँ, यस सर। चलो, तो ये था अपने पास एक इक्वेशन अपन ये बना ली। एक इक्वेशन अपने को निकालनी है कि जो अपने पास इक्वेशन थी डेल्टा एक्स और डेल्टा पी में, उसको अपने को कन्वर्ट करना है किसमें, डेल्टा एक्स और
डेल्टा लैम्डा, लैम्डा आपके पास क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। लास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को देखो डेल्टा एक्स तो वही रखना है सेम, कि ये भी डेल्टा एक्स है, ये भी डेल्टा एक्स है। अब मोमेंटम को अपने को एक तरीके से किससे रिप्लेस करना है, लेमडा से रिप्लेस कराना है। तो तुमको लेमडा और मोमेंटम में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो अपने को पता है कि अपने पास क्या होता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू अपने पास क्या होता है, एच अपॉन पी, और अपन लिखेगी पी मोमेंटम इक्वल टू अपने पास क्या होता है, एच अपॉन लेमडा। तो वही अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। तो इसको डिफरेंशिएट मार दो, अपने पास क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन डी लेमडा इक्वल टू 1/लेमडा है, तो अपने पास हो जाएगा माइनस एच अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, अगर तुमको लार्ज चेंज कंसीडर करना है तो मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा लेमडा इक्वल टू माइनस एच अपॉन लेमडा स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जो अपने पास इक्वेशन थी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। अपने को अभी इक्वेशन की चाहिए किसमें, डेल्टा एक्स और डेल्टा लेमडा में, मतलब डेल्टा पी को अपने को रिप्लेस कराना पड़ेगा डेल्टा लेमडा से। तो यहाँ पे अगर अपन देखें कि डेल्टा पी इक्वल टू माइनस एच अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू डेल्टा लेमडा, तो इसको तुम क्या करो, डेल्टा पी से रिप्लेस करा दो, मतलब डेल्टा पी की जगह ये चीज रख दो। तो पहली बात तो माइनस साइन आएगा, तो अपने पास जो इक्वलिटी है ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ग्रेटर देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल हो जाएगा। ये पढ़ा हुआ ना फिजिक्स में, मैथ में। हाँ, तो यहाँ पे अपने पास था डेल्टा एक्स इंटू, इसके जगह मैं क्या कर रहा हूँ, बस साइन को हटा दे रहा हूँ, बस साइन चेंज कर दूंगा इसका, कि एच अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू डेल्टा लेमडा। तो माइनस साइन था इसमें, तो ग्रेटर देन इक्वल अपने पास क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखोगे तो एच से एच तो अपने पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से अगर तुम इस इक्वेशन को निकालोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लेमडा इज लेस देन इक्वल, लेमडा स्क्वायर को क्या करो, उधर ले जाओ, तो अपने पास बन जाएगा लेमडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। तो एक रिलेशन तो अपने पास से आ जा रहा है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लेमडा इज लेस देन इक्वल एच स्क्वायर, सॉरी लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो एक रिलेशन तो अपने पास ये आ गया कि डेल्टा एक्स uncertainty in position into uncertainty in wavelength is less than equal lambda square upon h upon 4 पाई। और अपने पता है कि लैम्डा इक्वल टू अपने पास क्या होता है, h अपॉन पी। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वैसे भी लिख सकता है कि लैम्डा स्क्वायर एक तरह से क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा इज लेस देन इक्वल, मैं लैम्डा को रिप्लेस कराना हूँ किससे, h अपॉन p से। तो ये अपने पास आ जाएगा कि h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई p का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है तुमको, ये दोनों इक्वेशन दोनों फॉर्म में लिखी हुई मिल सकती है इक्वेशन, डेल्टा एक्स और डेल्टा लेमडा में। क्या हुआ, पहले वाला पेज खोल सकते हैं। तो ये था अपने पास। तो तुमको रिलेट करना आना चाहिए, किस तरीके से रिलेट करना है। वैसे जितना अपने पास अभी तक एग्जाम सब में रिलेट कराया जाता है या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे मैंने करवाई दिए क्लास में। बाकी कोई और नया आ जाए तो मैंने बता ही दिया है कि तुमको रिलेशन ढूंढ के डिफरेंशिएट करके एक टर्म को दूसरे से रिप्लेस करवा के सिंप्लीफाई कर लेना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। हो गया सर। तो ये है अपने पास इक्वेशन, वही थी एक ही कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। तो जो पहली दो इक्वेशन है वो ज्यादा यूज आती है अपने पास, ये दोनों इक्वेशन। इन्हीं से रिलेटेड अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और एक क्वेश्चन अपन करेंगे लास्ट वाली इक्वेशन के ऊपर। तो पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर कुछ डिस्कशन और करना पड़ेगा अपने को। सर एक सेकंड स्लाइड पीछे कीजिए। ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो देखो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ कि अ प्रोटॉन
a proton is accelerated with 1/10 of velocity of light. And it is velocity can be measured with uncertainty of plus minus 1%. Then what will be the uncertainty in position? What will be the uncertainty in position? तो पहले तो उसकी वेलोसिटी निकालो और फिर उसका क्या करोगे, अनसर्टेनिटी दिया है कितना 1%, उसका 1% ले लो तो अपने पास क्या जाएगी, डेल्टा वी आ जाएगा। तो ये अपने पास क्वेश्चन है कि अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड विद, प्रोटॉन का वेलोसिटी अपने को गिवन है 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, कि किसी टाइम पे अपने मेजर किया तो अपने पास वेलोसिटी इतना आ रहा है 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो मैं अगर वेलोसिटी की बात करूँ v इक्वल टू अपने पास क्या है 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10 की पावर 8, तो अपने पास आ जाएगा 3 × 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। अब अपने को बोला गया है कि जो वेलोसिटी अपन ने मेजर की उसमें अनसर्टेनिटी या एरर कितना हो सकता है 1% का। तो अपने को डेल्टा वी निकालेंगे तो डेल्टा वी अपने पास क्या रहेगा कि जो वेलोसिटी अपने पास है v 3 × 10⁵ हाँ 3 × 10⁵ कि जो अपने पास वेलोसिटी है v उसका 1% एरर हो सकता है, मतलब डेल्टा वी अगर अपन निकालेंगे तो v का 1% लेना पड़ेगा, तो v = v × 1/100। v अपने पास कितना 3 × 10⁷ मल्टीप्लाई बाई 1/100 1%, तो अपने पास आ गया 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो परसेंट वाइज अगर तुमको अनसर्टेनिटी दिया है तो परसेंट निकालनी पड़ेगी, जो भी वेलोसिटी है उसका, या पोजीशन में दिया है तो जो भी पोजीशन तुमको गिवन है उसका जितना परसेंट गिवन है उतना परसेंट तुमको ले लेना है। जैसा अपन ने यहाँ पे किया कि वेलोसिटी अपने पास इतनी थी 3 × 10⁷, उसमें अनसर्टेनिटी 1% थी, मतलब अपने 1% उसका निकाल लिया, जो कि अपने पास क्या हो गया डेल्टा वी हो गया। अब अपने से पूछा क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में अनसर्टेनिटी मतलब डेल्टा एक्स, बोलो प्लस माइनस का क्या सिग्निफिकेंस था फिर? प्लस माइनस का था ना कि उससे कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, मैंने स्टार्टिंग में समझाया तो था। यस सर, इसमें रिलेट करना था, ठीक है सर समझ। हाँ कि डेल्टा एक्स अपने को निकालना है तो अपने को ऐसा फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा अब जहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा वी को अपन रिलेट कर सके। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी का तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल h/4πm। वो ध्यान हो तो मैंने बोला था कि कैलकुलेशन करने के लिए अपन ये जो ग्रेटर देन इक्वल है या फिर लेसर देन इक्वल है उसको अपन इक्वल ही ले लेते हैं। तो इसको तुम ऐसे लिख लो कैलकुलेशन के लिए कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h/4πm। तो यहाँ पे अपने को डेल्टा एक्स निकालना है तो डेल्टा एक्स इक्वल टू अपने पास आ जाएगा h/4πm इंटू डेल्टा वी। तो h अगर तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा तो यहाँ पे अगेन सब कुछ तुमको ऐसा यूनिट में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एच वाई जूल टू सेकेंड में रखेगा, वेलोसिटी अपन जो निकालेंगे यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे। तो एच अपने पास हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 4 इंटू 3.1 मास ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई 3 27 केजी में लेना पड़ेगा मास भी, इंटू डेल्टा वी है जो कि अपने पास कितना है 3 × 10⁵ तो ये तुमको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना। तो अगर कैलकुलेट करोगे इसको तो फाइनल आंसर में लिख दे रहा हूँ, आ जाएगा तुम्हारे पास 1.05 इंटू 10⁻
13 मीटर। तो ए अपने पास हो गया। तो यहाँ पे वही अपने को डेल्टा वी निकालना था पहले, जो वेलोसिटी गिवन थी और उसमें जो परसेंट गिवन था उसके बेसिस पे, और फिर फॉर्मूला लगा के ये कैलकुलेट करना था। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, तो क्लियर ही होगा। ये ट्राई करना खुद से, देखा आता है क्या कि इफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन uncertainty in position and momentum uncertainty in position and momentum are फोर्स लिखा equal है, ये फोर्स क्या लिखा है? if for an electron uncertainty in position and momentum are equal, then find uncertainty in velocity। बोल रहा है कि अपने पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दैट इज डेल्टा एक्स एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दैट इज डेल्टा पी, दोनों क्या इक्वल है, और अपने को निकालना क्या है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दैट इज डेल्टा पी एंड मोमेंटम दैट इज डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इक्वल दिया हुआ है। तो मेरे को दिया हुआ है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी, और मेरे को फाइंड करना है कि फाइंड द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में अपने को अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो मेरे को पता है कि मैं वेलोसिटी को तो किससे रिलेट कर सकता हूँ, सिर्फ डेल्टा पी से रिलेट कर सकता हूँ। कि अपने निकाला था कि अपने पास डेल्टा पी इक्वल टू क्या आता है, एम इंटू डेल्टा वी। तो पहले तो मेरे को ये कि अपने पास है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी में अपने को रिलेशन पता है, और मेरे को अगर क्या करना है कि डेल्टा वी निकालना है तो एक तरीके से वही करना पड़ेगा कि डेल्टा एक्स को भी किससे रिप्लेस करूं, मैं डेल्टा पी से रिप्लेस करूं या डेल्टा वी से रिप्लेस करूं, तभी मेरे पास पूरा इक्वेशन किस में बचेगा, डेल्टा वी में बचेगा। तो मेरे को पता है कि अपने पास क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। अब मेरे को यहाँ से डेल्टा वी निकालना है, तो मेरे को पता है कि मैं डेल्टा पी को तो डेल्टा वी से रिप्लेस करा सकता हूँ इजिली, लेकिन डेल्टा एक्स को भी कराना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने को क्या दे दिया, रिलेशन दे दिया कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों क्या है, बराबर है। तो पहले तो अगर मैं डेल्टा एक्स की जगह भी डेल्टा पी रख दूं तो अपने पास ये बन जाएगा डेल्टा पी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों है तो इक्वल। तो डेल्टा पी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। और यहाँ पे अगर आप क्या करें, डेल्टा पी को रिप्लेस करा दे अपन किससे, एम और एम इंटू डेल्टा वी से, तो अपने पास आ जाएगी डेल्टा पी इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी का स्क्वायर बन जाएगा। डेल्टा पी को अपन ने क्या कर दिया, एम इंटू डेल्टा वी से रिप्लेस करा दिया, इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। और यहाँ से अगर देखोगे तो अपने पास निकल के आएगा एम का स्क्वायर इंटू डेल्टा वी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। निकालना अपने को क्या था, डेल्टा वी, तो इस एम स्क्वायर को भी उधर ले जाके उसका क्या ले लो, पूरे का इक्वेशन का रूट ले लो। चलो पहले डेल्टा वी का स्क्वायर लिख देता हूँ कि डेल्टा वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर। अब इधर रूट लेना है तो अपने पास क्या हो जाएगी, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल रूट के अंदर एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर। 4 तो निकल के बाहर आ जाएगा 2 की तरह, एम स्क्वायर पे अपने पास क्या बन जाएगा, एम। तो ये इक्वेशन अपने पास क्या बन जाएगी कि डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल, बाहर आ जाएगा अपने पास 1/4 से आया 2, एम स्क्वायर से आया एम, तो 1/2m एच अपॉन पाई। तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। तो ऐसे रिलेट करना था तुमको। तो ये है अपने पास। नेक्स्ट अगर अपन कुछ क्वेश्चन ले, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अपन वेवलेंथ कैलकुलेट करने को बोलेगा, मतलब अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ। हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखो, what could be the minimum uncertainty in de Broglie wavelength of a moving electron सर आवाज नहीं आ रही। अभी आ रहा है आवाज? सर यस सर, बेहतरीन चलो। तो पिछला वाला क्वेश्चन तो हो गया था ना, ये वाला? अरे हाँ यस सर, हो गया था। चलो, तो ये एक क्वेश्चन मैंने वो लिखा था कि व्हाट कुड बी द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन डी ब्रोगली वेवलेंथ, कि डेल्टा लैम्डा अपने को निकालना है, अनसर्टेनिटी इन डी ब्रोगली वेवलेंथ दैट इज डेल्टा लैम्डा, ये अपने को फाइंड करना है, ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उस पे अप्लाई किया गया है। एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को दे रखा है कितना, 7/22 नैनोमीटर, दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जो कि अपने पास क्या होगा, डेल्टा एक्स अपने को गिवन है 7/22 नैनोमीटर। तो यहाँ पे तुमको रिलेट करना आना चाहिए कि अपने को डेल्टा लैम्डा पूछा गया है, डेल्टा एक्स अपने को गिवन है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अपने को कौन सा इक्वेशन लगाना है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा, जो लास्ट अपन निकाला था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा इज लेस देन इक्वल था अपने पास लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये इक्वेशन अपने को लगाना होगा। यहाँ पे अपने तो पूछा गया है क्या, डेल्टा लैम्डा, डेल्टा एक्स अपने को गिवन है, यहाँ पे अपने को लैम्डा निकालना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। तो लैम्डा निकालने के लिए अपने को उसने पोटेंशियल दे रखा है। देखो, जब भी अगर इलेक्ट्रॉन को तुम क्या करते हो, पोटेंशियल अप्लाई करते हो उसके ऊपर, उसको एक्सेलरेट कराते हो, तो पोटेंशियल देने का मतलब है कि उसके अपने पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी अपने को दिया है। तो पोटेंशियल जब भी गिवन है तो उसको तुम काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करते सकते हो। या एक और चीज अपन ने लिखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन की अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन अपने पास चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल के लिए अपन ने पोटेंशियल से डायरेक्ट वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला निकाला था।
कि जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, अपन लिखा था कि लैम्डा इक्वल टू अपने पास कितना रहा था, रूट 150 अपॉन पोटेंशियल, तो लैम्डा यहाँ का किसमें, एंगस्ट्रॉम में। तो या तो तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि लैम्डा निकालने के लिए उसने तुमको क्या दिया है, पोटेंशियल दे दिया है डायरेक्ट, कितना 6 वोल्ट। तो यहाँ से तुम लैम्डा निकाल लोगे तो बाकी तो सब कुछ तुमको गिवन है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं कि लैम्डा इक्वल टू अपने पास रूट 150 डिवाइडेड बाय v, जो कि अपने पास कितना है 6, इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से कुछ आएगा वेवलेंथ लैम्डा, निकाला किसी ने? 5 अच्छा 25 आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो 5 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा अपने पास। तो ये अपने पास क्या आ गया, 5 एंगस्ट्रॉम आ गया वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। बाकी तो अपने पास क्या है, यहाँ पे डेल्टा एक्स अपने को गिवन है नैनोमीटर में, तो या तो सबको एक यूनिट में लिखा हो, लिया हो तो इसको तुम मीटर में कन्वर्ट कर दो, ज्यादा आसान भी रहेगा। या यहाँ पे तो करने की जरूरत भी नहीं, देखो थोड़ा सा दिमाग ऐसे भी लगा सकते हो कि लैम्डा को ले लो तुम। देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, डेल्टा एक्स है, ये भी एक तरीके से लेंथ की यूनिट में ही मेजर किया जाएगा, मीटर नैनोमीटर उस तरीके से। तो ये अपने को यूनिट दी क्या, नैनोमीटर। डेल्टा लैम्डा है तो ये भी अपने एक तरीके से लेंथ ही है, वेवलेंथ, तो इसको भी मीटर नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम इन सब में मेजर किया जाएगा। और लैम्डा स्क्वायर, तो ये भी वेवलेंथ है, तो इसको भी अपन मीटर नैनोमीटर किसी में मेजर करेंगे। तो चाहो तो सबको किसी यूनिट में ले लो, सबको मीटर में ले लो, सबको नैनोमीटर में ले लो, सबको एंगस्ट्रॉम में ले लो, लेकिन यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक जगह अपन ने मीटर में ले लिया, एक जगह नैनोमीटर में ले लिया, तो फिर 10 की पावर में जो भी कन्वर्जन होता है उसकी वजह से आंसर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को या तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो, कि अपने पास हो जाएगा 7/22 इंटू 10 की पावर -9 मीटर डेल्टा एक्स। डेल्टा लैम्डा अपने को फाइंड करना है, और लैम्डा अपने निकाला कितना 5, तो इसको भी अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। तो सब कुछ अपने को पता है, बस वैल्यूज पुट करनी है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा, ये अपने पास लेस देन इक्वल था, लेकिन कैलकुलेशन के लिए मैंने बोला था कि इक्वल ले लेना है, तो इसको अपन इक्वल लगा के लिख देंगे कि इक्वल लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो ये अपने पास आ जाएगा डेल्टा एक्स, तो अपने पास हो गया 7/22 इंटू 10 की पावर -9 इंटू लैम्डा, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपने पास कितना है 5 इंटू 10 की पावर -10 का स्क्वायर, सॉरी लैम्डा है, तो लैम्डा अपने पास क्या हो गया 5 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय h अपॉन 4 पाई। तो इससे 7/22 इसीलिए दिया हुआ है ताकि तुम पाई को क्या रखो 22/7, तो इधर 22 और ऊपर हो जाएगा अपने पास 7। तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए उसने वैल्यूज गिवन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से सोल्व करके तुम इजीली डेल्टा लैम्डा निकाल सकते हो। तो कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हारे पास डेल्टा लैम्डा इक्वल टू आएगा 5 into 10 to the power 11 आया -11। अच्छा कितना, हाँ 5 इंटू 10 की पावर -11 आ जाएगा, सही। तो 4 भी तो है, 4 से डिवाइड किया है, सर 625 न्यूटन मीटर आ रहा है सर। 6.25 into 10 to the power -11 आ रहा है। 6.25 इंटू 10 की पावर -11 मीटर में लिया था तो मीटर में ही रहेगा। और अगर इसको तुमको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो अपने पास हो जाएगा 0.625 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा अपने पास डेल्टा लैम्डा। तो इस तरीके से अपने पास आ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपन और लेते हैं, और उसी क्वेश्चन से अपन जो नेक्स्ट कंसेप्ट अपने पास आएगा दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसी को लिंक भी करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन की फॉर्म में न्यूमेरिकल कराऊंगा इसी कंसेप्ट पे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे, और फिर जो अपने पास क्वेश्चन रहेगा उसी के बेसिस पे अपन उसको आगे रिलेट करेंगे कि किस तरीके से अपन आगे की बात करने वाले हैं रिगार्डिंग एटम। तो पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं, उसको सोल्व करते हैं, उसके बाद में आगे के कंसेप्ट्स की अपन बात करेंगे कि किस तरीके से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एटम की जो स्ट्रक्चर्स थी उससे रिलेट किया गया, क्योंकि अपन पढ़ तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स रिलेटेड ही डिस्कशन है अपना।
तो एक क्वेश्चन था मेरे पास, एक मिनट रुको। हाँ, लिखना कि इफ uncertainty in the velocity of electron in first orbit of hydrogen atom is 0.01%, then what will be the uncertainty in position. तो ये अपने को निकालना है। तो ये बोल रहा है कि अगर जो अपन इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मेजर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें अनसर्टेनिटी अपने को दे रखा है कितना, 0.01%। और अपने से पूछा क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो अपने को परसेंट गिवन है, तो उसका अपन क्या करेंगे, जब तक अपने को वेलोसिटी पता नहीं रहेगा। तो वेलोसिटी पता करने के लिए तुमको वही लगाना पड़ेगा जो बोर मॉडल का अपने पास फॉर्मूला था। तो बोर ने अपने पास क्या बोला था कि वेलोसिटी अगर अपने को निकालना है तो वेलोसिटी इक्वल टू अपने पास होता है 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग तो बात कर रहे हैं किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर हो जाएगा क्या, 1, और सेल नंबर भी अपने पास क्या हो गया, 1। तो वेलोसिटी अपने पास आ जाएगा कि v इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁶। Z अपने पास 1 है, n अपने पास 1 है, तो मीटर पर सेकेंड। तो ये अपने पास आ गया कितना, 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, ये तो अपन ने वेलोसिटी मेजर की। तो ये फॉर्मूला अपने पास बोवर ने दिया था क्या, इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह एज्यूम करके, और उसने बताया था कि अपन एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग ने बोला कि अपन एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, वहां पे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं कि अपने को अनसर्टेनिटी गिवन है कितना, 0.01%। जो एरर की अपन बात करें तो इसमें अपने पास जो डेल्टा वी रहेगा ये इस वैल्यू का 0.01% रहेगा। तो डेल्टा वी इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, v इंटू इसका 0.01% लेना है तो 0.01 डिवाइडेड बाई 100। तो एक तरीके से अपने पास कितना हो जाएगा, 10⁻⁴। तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, 2.1 Yes, sir. मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी में अपने पास इतनी अनसर्टेनिटी है, मतलब 218, इससे कम ज्यादा हो सकता है। तो ये अपने पास डेल्टा वी आ गया। अपने से पूछा क्या है, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स अगर अपन निकालेंगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल h/4πm। ये अपने पास फॉर्मूला है। कैलकुलेशन के लिए अपन इक्वल मान लेंगे एक टाइम के लिए, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h/4πm। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे अपने को डेल्टा एक्स निकालना है तो डेल्टा एक्स इक्वल टू अपने पास आ जाएगा h/4πm इंटू डेल्टा वी। एच अपने को अच्छा, अपने पास वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड में है, तो वह ऐसा यूनिट यूज करना पड़ेगा सब कुछ। वैसे भी ये जूल इंटू सेकंड में आएगा, तो मास को अपने को रखना पड़ेगा किसमें, केजी में। ये अपने पास है किसमें, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अगर देखें अपने पास तो डेल्टा एक्स इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 into 10⁻⁻31 kg mass of electron into delta v, that is 218। तो यहाँ से अपने पास डेल्टा एक्स आएगा किसमें, मीटर में, क्योंकि वेलोसिटी को देखोगे तो किसमें लिया, मीटर पर सेकंड। इस ऐसा यूनिट में, तो मीटर है तो
मीटर में ही अपने पास आंसर भी आएगा। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू अपने पास आ गया 2.645, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो देखो ये अनसर्टेनिटी जो अपन 2.1 ओके सर। हाँ, तो यहाँ पे जो अपन ये अनसर्टेनिटी वगैरह इन्वॉल्व किया है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब तुम समझना, इसी से अपन अगले मॉडल को भी रिलेट करेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। एक मिनट। हाँ, तो ये अपन बोल रहे कि अपने पास, जैसे इसने बोला कि अपने पास हाइड्रोजन के जो पहले सेल में इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का अनसर्टेनिटी अपने पास क्या, वेलोसिटी में इतना है। तो बेसिकली अपने पास देखो था क्या कि बोर ने तो बोला कि इलेक्ट्रॉन अपने पास पार्टिकल होता है और एक पर्टिकुलर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता रहता है। तो उसका मैं पार्टिकल की तरह उसने एज्यूम करके, और अपने पास जो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के इक्वेशंस वगैरह लगा के उसने एग्जैक्ट वेलोसिटी का भी फॉर्मूला दिया, रेडियस का भी फॉर्मूला दिया और एनर्जी का भी फॉर्मूला दिया। ठीक है, तो वहां से वो क्या कर पा रहा था, एग्जैक्ट वेलोसिटी निकाल पा रहा था उसके अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूले को यूज करके। लेकिन हाइजेनबर्ग ने बोला कि अपने पास, मतलब बोर के बाद अपने पास कौन गया, डी ब्रोगली आया, तो उसने बोला कि पार्टिकल नेचर तो है ही, साथ के साथ उसमें वेव नेचर भी एसोसिएट है। तो वेव नेचर एसोसिएट है। और बोर ने एक और चीज बोला साथ में, सॉरी डी ब्रोगली ने, कि जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए अगर तुम देखोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर अपन स्पेशली बात करें, तो वेव नेचर पार्टिकल नेचर के कंपैरिजन में ज्यादा डोमिनेट करता है। मतलब तुमको इलेक्ट्रॉन जो है एक वेव की तरह रिवॉल्व करता हुआ ज्यादा दिखाई देगा, जो कि अपन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में देखेंगे। तो और उसने बोला कि अपने पास जो वेव होता है, जैसे लाइट होती है, तो इन सब के लिए अपन पोजीशन और वेलोसिटी को एकदम एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, वहां पे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। तो अनसर्टेनिटी वाला कंसेप्ट जो है ना, वो हाइजेनबर्ग ने इन्वॉल्व किया था। तो देखो अपन ये बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ से, कि मैं अगर तुमसे बोलूँ कि इसको ऐसे समझना कि अपने पास ये एक रस्सी थी, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक जर्क दिया और यहाँ पे एक वेव जनरेट कर दी इस तरीके से। ये अपने पास एक रस्सी था, इसमें अपने मान लो किसी इस एंड से जर्क दिया तो एक वेव जनरेट हुई, वेव किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरीके से। और अपन ने मान लो कि पोजीशन की मार्किंग कर रखी, तो ये पॉइंट अपने पास 5 है, ये पॉइंट अपने पास 10 है। तो अब मैं ये नहीं बोल सकता कि जो ये वेव है ये मेरे पास 5 पे है या 10 पे है या 6 पे है या 7 पे है या 8 है, ये 5 से 10 के बीच कहीं पे प्रेजेंट है। तो बोर का, सॉरी हाइजेनबर्ग का कहना यही था कि अपन ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, मैं एक रेंज बता सकता हूँ। जैसे अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो ये वेव है 5 से 10 के बीच प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन भी एक वेव की तरह है, तो वहां पे अपन एक रेंज बता सकते हैं। तो जो अपन कैलकुलेशन कर रहे थे ना, उसको पार्टिकल मान के कि एकदम वो इसी पॉइंट पे प्रेजेंट है, वो करेक्ट नहीं है, उससे प्लस माइनस कुछ हो सकता है, उसमें कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या किया था, जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है या वेलोसिटी वगैरह जो कैलकुलेट कर रहे थे अपन पहले अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, उसने बोला कि तुम पार्टिकल मानोगे तो ऐसा कैलकुलेशन आएगा, लेकिन ये एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, वहां पे वेव नेचर है, तो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज उनसे रिलेटेड है। और अगर मैं अभी पोजीशन की बात करूं, तो पोजीशन जैसे मैं ये इसको तुमको एग्जांपल समझा के बता रहा हूँ कि वेव का पोजीशन अपन एग्जैक्टली नहीं बता सकते। अपन ये बोलेंगे जो ये वेव है 5 से 10 के बीच प्रेजेंट है, वैसे इलेक्ट्रॉन के लिए भी अपन क्या देंगे, एक रेंज देंगे। मतलब जो अपन पास एक्यूरेटली बोल रहा था ना बोर की, इस रेडियस में इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाइजेनबर्ग ने बोला कि मैं इसे एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ कि इस रेंज से इस रेंज में अपने पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। तो हाइजेनबर्ग ने क्या किया कि जो अपने पास था जो पहले अपन एक सर्टेन वैल्यू पे बता रहे थे पार्टिकल की तरह एज्यूम करके इलेक्ट्रॉन को, तो हाइजेनबर्ग ने उसको प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड कर दिया कि मैं एक पर्टिकुलर रेंज में बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन इस रेंज से इस रेंज में प्रेजेंट रहेगा, वेव नेचर को अपन उसके कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, फिर मैं इसको पूरे डिस्कशन को दोबारा तुमको एक्सप्लेन करके फिर अपन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देखेंगे। सर हाँ, तो वेव के लिए एक्यूरेट क्या होगा, वो 5 to 10 के बीच ही में तो मतलब होगा सर, वही तो उसका एक्यूरेट है। तो जब इलेक्ट्रॉन वेव बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन अपने पास मतलब 5 से 10 के बीच हर जगह प्रेजेंट है ना। अच्छा तब हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन के लिए।
तो ये हो गया अपने पास। तो पहला पॉइंट तुमको ये लिखना है कि हाइजेनबर्ग replaced the concept of definite orbits by the concept of probability कि जैसे अपने पास बात करें कि अपन ने भी यहीं पे निकाला था। अच्छा ऐसे बता देता हूँ मैं कि जैसे अपने पास बोर्ड ने तो बताया था कि न्यूक्लियस से अपने पास क्या रहेगा, ये अपने पास है, हाँ, कि ये न्यूक्लियस है अपने पास, न्यूक्लियस से किसी पर्टिकुलर r डिस्टेंस का पे, जो कि क्या हो जाएगा अपने पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट, r डिस्टेंस पे अपने पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक पार्टिकल की तरह वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से। ठीक है, तो उसने तो बता दिया था कि अपने पास r भी फिक्स है कि एक अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका कुछ पर्टिकुलर रेडियस रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन उस r रेडियस पे प्रेजेंट है। लेकिन इसने बोला कि अपने पास इलेक्ट्रॉन तो क्या पार्टिकल तो है नहीं, वेव है वो, तो पोजीशन तो उसकी कैसे भी हो सकती है, इस तरीके से वेव बनाते हुए वो मूव करेगा। कि ये पहले अपन यहाँ पे मान रहे थे ना r डिस्टेंस, तो इसको तुम बोलोगे ऐसे -r, ऐसे लेना पड़ेगा, मैंने उल्टा मान लिया। इसको तुम बोल सकते हो -r और ये मैक्सिमम है तो यहाँ से लोगे ना ये +r, ऐसे लिख सकते हैं ना r प्लस माइनस डेल्टा r। अभी ठीक है क्या? सर ये माइनस आ रहा है तो मतलब सेंटर को टच कर रहा है सर, मतलब तीनों वेव से पॉइंट पे मिलेंगी? कहाँ सेंटर को टच करा अभी देखो ना तुम, वो तो सर मैंने, मतलब सेंटर पे मिलेंगी क्या सर ये तीनों वेव्स? अरे वेव ये एक ही इलेक्ट्रॉन ने बनाया है वेव। सर हाँ माइनस और प्लस आर का क्या मतलब होता है? अरे जो अपन ने देखो ये मैंने बताया था पहले कि ये अपने पास मान लो कि यहाँ से अपन ने मेजर किया कि अपने पास एक पार्टिकल, उसका पोजीशन में लिख रहा हूँ कि अपने पास क्या है 100 मीटर प्लस माइनस 10 मीटर। तो जैसे अपन वेव ही मान ले कि मैं अगर एक वेव को लोकेट करता हूँ कि 100 प्लस माइनस 10, तो इसका मतलब ये है अपने पास कि ये वेव तो ऐसे बनेगी। अच्छा ठीक है सर। हाँ तो ये अपन ने मेजर तो किया, अपने पास कैलकुलेशन करके आया कि एकदम 100 पे है, लेकिन ये प्लस माइनस 10 हो सकता है, मतलब -10 मतलब इधर 90 आ सकता है, +10 मतलब इधर 110 हो सकता है। मतलब लोकेट करना चाह रहा है कि जो वेव बनी है अपने पास ये क्या है 90 से 110 के बीच में प्रेजेंट है। तो सेम चीज अपन इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहे कि जब अपन इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह निकाला तो अपने के पास एक तरीके से आ रहा था किसी r रेडियस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन अपन उसका अगर वेव नेचर मान रहे तो अपने को पता है कि वहां पे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी, क्या, डेल्टा r या डेल्टा x, मतलब पोजीशन है उसको x से लिख दो या रेडियस है तो r से लिख दो, मतलब वो प्लस माइनस r में कुछ इस तरीके से वेव बनाते हुए चलेगा, जो मैंने अभी बताने की कोशिश की कि वेव बनेगा। अब तुम देखो पार्टिकल मतलब अपन तुम पार्टिकल की तरह सोचने की कोशिश करते हो हर चीज को, कि जैसे अपन अभी इलेक्ट्रॉन बनाते हैं ना, जैसे मान लो कि p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत लोगों को तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन या तो इस ऊपर वाले लोब में रहेगा या नीचे वाले लोब में रहेगा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक पूरा वेव है, वो हर टाइम पे इन दोनों जगह पे प्रेजेंट है, मतलब ये पूरा जो क्लाउड की तरह बन रहा है ये पूरा इसको अपन इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना ब्लेड वाला, कि फैन जो होता है अगर वो घूमता है तो ब्लेड की तरह दिखता है, तो इलेक्ट्रॉन को तुम्हारे पास एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर इलेक्ट्रॉन को तुम पार्टिकल की तरह मान रहे हो तो इस रीजन में कहीं भी हो सकता है। तो वहां पे दोनों नेचर है, तो तुमको समझना पड़ेगा कि वो हर जगह प्रेजेंट है, मतलब ये पूरा जो अपन ने ब्लू कलर से दिखाया ना, ये पूरी जगह इसको बोलेंगे अपन ये पूरा इलेक्ट्रॉन ही है एक। सर ये 3D है सर, इसमें कहीं भी प्रेजेंट है सर? हाँ इसमें कहीं भी प्रेजेंट है। ओके सर। हाँ तो तुम उसको पार्टिकल की तरह देखिए कि एक मक्खी की जैसे कि वो एक जगह एक बार में एक ही जगह हो सकता है, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन हर जगह प्रेजेंट होता है, जो वेव होता है वो हर जगह फैली हुई होती है, तो ऐसा कुछ अपने पास। सर एक ही टाइम पे तो नहीं होगा? एक ही टाइम पे हो सकता है वो, वेव को समझना सर पड़ेगा एक टाइम पे ना। 2-3 जगह कैसे हो सकता है? अरे देखो अभी अपने पास एक एनर्जी था, वेव था, तो ये वेव अपने पास है ना, दोनों पूरी इस पूरी रेंज में प्रेजेंट तो है, इसको मानोगे तुम वेव है तो हर जगह प्रेजेंट है।
अगर मैं बोलूँ कि ये वेव कहाँ पे प्रेजेंट, तुम यही तो बोलोगे ना कि 90 से 110 के बीच प्रेजेंट है, ये तो बोलोगे सर ना कि मतलब इलेक्ट्रॉन ही वेव है, तो यही तो अपनी देर से बोल रहे कि हर चीज अपने पास वेव की तरह है। ऐसे तो विजुलाइज किया ही नहीं। हाँ, तो यही तो मैं बोल रहा था कि लोग उसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब सब बच्चे ऐसे समझते हैं इलेक्ट्रॉन ही वेव है, तुमको ये मान रहा है। इतनी देर से मैं यही तो बोल रहा था कि जैसे हम आसपास अपने पास जितनी भी चीजें देखते हैं, इंसानों को देख लो, जानवर को देख लो, बस जा रही है, ट्रेन है, गाड़ी है, बाइक है, उस सब में पार्टिकल नेचर डोमिनेट करता है, इसलिए अपन पार्टिकल नेचर से चीजों को इजीली रिलेट कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। अगर तुमको याद करो कि अपन ने जब डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ा था, तो मैंने वहां पे वेवलेंथ निकाल के दिखाया था तुमको कि इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ आ रहा था वो सिग्निफिकेंट था, कि उसको वेव की तरह ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन एक क्रिकेट बॉल की अगर अपन वेवलेंथ निकाल रही तो काफी छोटी आ रही थी। तो जब मैंने वहां पे बोला भी था कि क्रिकेट बॉल के लिए तुमको पार्टिकल नेचर ज्यादा इजीली दिख जाएगा, वेव खुद में इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप में इतना छोटा है, और इलेक्ट्रॉन के लिए अगर तुम देखोगे तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा है, तो वहां पे तुमको वेव नेचर ज्यादा डोमिनेटिंग दिखेगा, और तो इलेक्ट्रॉन तुमको वेव की तरह ट्रेवल करता हुआ दिखाई देगा। जैसे अपन बोल रहे कि अपन ये अब अपन देख तो नहीं सकते ना इलेक्ट्रॉन को, अब अपने को ऐसे मानना पड़ेगा कि जैसे अपन इस वेव के लिए बोल रहे हैं ये 90 से 110 के बीच प्रेजेंट है, वैसे अपन जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं ना, तो अपन ये बोलते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा इलेक्ट्रॉन है, ये एक तरीके से ऐसा कुछ है। तो इलेक्ट्रॉन की तुम फील ले सकते हो कि ऐसा है, ठीक है। तो अपने पास जो है कि हाइजेनबर्ग ने क्या किया कि अपन डेफिनेट जगह पे नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो पार्टिकल नहीं है, वास्तव में उसमें वेव नेचर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो अगर उसको तुम वेव की तरह ट्रीट करो या दोनों को कंसीडर करो तो वेव नेचर ज्यादा डोमिनेट करेगा, मतलब तुम वेव नेचर को हटा नहीं सकते वहां से। तो वेव की तरह अगर देखोगे तो वेव तो अपने पास ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट हो सकता है। तो उसने वही बोला था कि अपने पास क्या करेंगे, अपन एक पॉसिबिलिटी बता सकते हैं। तो ये है अपने पास कि अनसर्टेनिटी ऑफ बाउंडेड ऑब्जेक्ट। तो इसमें अगर अपन बात करें अनसर्टेनिटी इन बाउंडेड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे अपने पास मान लो कि एक अपने पास क्या स्फीयर है, मतलब अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, ये इतना अपने को कंफर्म है। अब अगर अपने इसको पोजीशन मेजर करनी है तो पोजीशन में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है, अपन इसकी बात करने वाले हैं। तो कोई बताएगा कितनी हो सकती है? क्या सर? मैक्सिमम एरर क्या आ सकता है, मतलब अपने को ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये एक आर रेडियस के, तो कहीं भी हो सकता है, इस आर रेडियस के स्फीयर में प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन अपने को पता है कि इस स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, ये अपन पिक्स है। अब अपने को इसका पोजीशन मेजर करना है, तो पोजीशन में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है? अगर मैं इसको यहाँ से मेजर करता हूँ, ओरिजिन अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा इसका, कि अगर मैंने ओरिजिन इसका सेंटर लिया है तब तो अपने पास क्या रहेगा, आर ही रहेगा। तब तो अपन आर ही बोलेंगे ना, या तो इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है। यस सर। हाँ, और अभी मैं निकालना चाह रहा हूँ ऐसे कि इस वाले केस में मैंने ओरिजिन यहाँ पे एज्यूम कर रखा है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है इसलिए बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर अपने पास ओरिजिन है तब अपन क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। तो ओरिजिन बदल भी सकते हैं। अरे ओरिजिन तो तुम्हारे ऊपर होता है, कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करना तुम्हारे ऊपर होता मेजर है। किया है ना। ओरिजिन शिफ्ट नहीं करवाना सिखाया तुमको मैथ में भी, ओरिजिन बदल सकते हो तुम। अच्छा, तुमने भी स्ट्रेट लाइन पढ़ा नहीं होगा ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अगर अपने पास एक स्फीयर है तो उस पर मैक्सिमम अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है, तो वहां पे तुमको वही डायमीटर के बराबर आ सकती है कि इलेक्ट्रॉन स्फीयर में अगर कहीं भी है, अगर तुम पूरा गलत कैलकुलेट करते हो तो ये तो पता है ना कि अपने कुछ स्फीयर के अंदर है, तो उसके हिसाब से बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी जो है एक स्फीयर के अंदर वो हो सकती है उसके डायमीटर के बराबर, दैट इज 2r। कि इससे ज्यादा गलत तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2r से तुमने ज्यादा कर दिया तो एक तो मतलब क्या होगा, स्पेयर से बाहर निकल गए। तो एक चीज तो अपने को पता ही थी कि स्पेयर में था वो। इसी तरीके से तुमसे अगर पूछ ले कि क्यूब में क्या हो सकता है,
तो क्यूब में अपने को वही मैक्सिमम लेंथ देखनी पड़ेगी किसके लॉन्ग आएगी। तो अगर तुम इसका बॉडी डायगोनल देखो ए क्या डायगोनल सर √2a √2a नहीं √3a बॉडी डायगोनल देखो ये वाला। अच्छा यस सर तो अगर बॉडी डायगोनल तुमको निकालना है तो अपने पास क्या आएगा a√3। तो क्यूब के अंदर अगर देखोगे तो अपने पास जो है ये आ जाती है तुम्हारे पास क्या a√3। ये मैक्सिमम डिस्टेंस तो अपने पास ये आ सकती है क्यूब के अंदर। जो तुम्हारा रूम है उसमें दो अपोजिट डायगोनल को देखो एक दूसरे के कोने के इस तरीके से कि एक ये है अपने पास एक ये है। तो इन दोनों को अगर मिला के देखोगे ऑपोजिट दीवार के जो डायगोनल है मैक्सिमम डिस्टेंस के उनको देखो। तो ये a√2 डिस्टेंस आएगी अपने पास इस तरीके जिसको फाइंड कर सकते हो तुम। देखो कैसे कि अपने पास जो ये है ये लेंथ अपने पास क्या क्यूब की अगर अपने पास साइड a है तो a और ये अपने पास क्या हो जाएगा पेस डायगोनल हो जाएगा। पेस डायगोनल का मतलब होता है कि जो एक दीवार है ना उसका डायगोनल देखो सिर्फ एक दीवार को देखो ये वाला पार्ट। चाहिए तो हाँ तो ये वाला पार्ट अगर देखोगे तो अपन बोल रहे कि ये वाला लेंथ a है ये a है। तो ये मैं वाला जो लेंथ बोल रहा हूँ मैं इस तरीके से ये वाली लेंथ तो ये एक दीवार है तो उसकी साइड ये भी a है ये भी a है। तो ये अपने पास क्या हो गया a√2। ये वाली लेंथ अपने पास a√2 है और ये अपने पास बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल अगर निकालोगे यहाँ से वही ट्रिग्नोमेट्री से तो ये अपने पास आ जाएगा a√3 पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ये है अपने पास। तो एक तो तुमको वही जो भी ऑब्जेक्ट गिवन है ना उस ऑब्जेक्ट में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है दो अपोजिट एंड के बीच उसी को अपन अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं क्योंकि उस डिस्टेंस से ज्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता उस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो वही अपने पास क्या हो जाएगी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी हो जाएगी। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है अलग अलग ऑब्जेक्ट देके स्पेस दे दिया तो स्पेस में उसका डायमीटर हो सकता है मैक्सिमम लेंथ। तो तुम ऐसे सोचो कि दो पॉइंट को अगर क्यूब इज इक्वल टू a√3 लिखा है तो a√3 आएगा ना। अब देखो यहाँ पे से तुमको कैसे बताऊं बॉडी डायगोनल को तुम कैसे समझ सकते हो। देखो तुम रूम है ना उसमें ही सोचना पड़ेगा तुमको। एक तो अपने पास क्या होगा रूम का सेंटर होगा एकदम बीच सब मिडिल में। तो ऑपोजिट डायगोनल को पढ़ो ना तो ऑपोजिट वॉल्स हैं उनके वेक्टर में पढ़ चुके हैं। हाँ वेक्टर तो तुम कहाँ पढ़ लिया वेक्टर अभी कहाँ आया होगा। अच्छा हाँ उसमें आ गया होगा ना फिजिक्स में मैथ में तो 12th में आता है। हाँ तो जो दो दीवार है तुम्हारे रूम की उसमें देखो जो डायगोनल्स हैं सबसे ज्यादा डिस्टेंस का डायगोनल जो बॉडी सेंटर से पास करे रूम के ये वाला अपन बोलना चाह रहे हैं। जिसने दिखाई रखा है इसमें तब क्या बताऊंगा। देखो बॉडी डायगोनल ये कि क्यूब है इसके ये ऑपोजिट वाले दिस और दिस। तो एक तरीके तुम्हारे रूम जैसे होगा कि एक तो दीवार अपने पास ये है सामने वाली तो नीचे वाला √2a होगा उसने √3a लिखा है। ये अपने पास एक ये है। हाँ अच्छा उसने उल्टा दे रखा है सही बोल रहे हो। तो दो ऑपोजिट दीवार होगी इनके अपने पास ये वाले से इस वाले पॉइंट को मिला देना है। तो ये अपने पास जो एकदम बीच से पास करेगा लाइन ये अपने पास बॉडी डायगोनल है। तो इसके अगर लेंथ निकालोगे देखो तो अपने पास ये वाली लेंथ तो क्या होगा एक ट्रायंगल बन जाएगा तुम्हारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की ये है और ये है। तो ये तुम्हारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर अपन क्लासरूम में होते तो मैं तुमको रूम के हिसाब से एग्जांपल बता रहा था। अभी तुमको खुद से विजुअलाइज करना पड़ेगा कि ये अपने पास साइड ए रहेगी ये अपने पास पेस डायगोनल है नीचे वाला ये नीचे वाला फ्लोर मान लो इसको। ये नीचे वाला फ्लोर हो गया तुम्हारे रूम का। तो ये फ्लोर का जो डायगोनल है अगर ये लेंथ ए है तो ये ए है तो ये भी तो एंगल 90 रहेगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा a√2 हाँ a√2। तो ये लेंथ अपने पास a√2 है ये लेंथ अपने पास a है तो अपने पास यहाँ पे कितना a√3 तो ये अपन देखना चाह रहे हैं। तो ये इस टाइप से कभी कभी पूछ लेता है कोई ऑब्जेक्ट दे देगा तुमको जैसे अपन ने बात किया किसकी यहाँ पे स्फीयर की इसमें मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है पोजीशन में। तो तुमको वही देखना है कि वहां पे दो पॉइंट अगर पकड़े तो उन दो पॉइंट के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आ सकती है। तो स्फीयर के अंदर तो अपने पास क्या आ सकता है मैक्सिमम डिस्टेंस
उसका डायमीटर ये हो सकता है, क्योंकि डायमीटर से ज्यादा अगर तुम ले लेते हो तो अपने पास क्या हो जाएगा तुम स्पेयर से बाहर चले गए। तो उसने ये तो फिक्स कर रखा है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास स्पेयर के अंदर ही है, तो मैक्सिमम एरर या मैक्सिमम अनसर्टेनिटी उसके डायमीटर के बराबर हो सकती है। इसी तरीके से क्यूब में देखोगे तो क्यूब अपने पास क्या हो जाएगा, एक तरीके से उसका बॉडी डायगोनल, उससे ज्यादा लेंथ तो कुछ आ ही नहीं सकती, क्योंकि देख सकते हो उसका साइड अपने पास क्या है, ए। पेस डायगोनल इसको बोलते हैं, जो एक दीवार का डायगोनल है ये वाला, इसको अपन पेस डायगोनल बोल देते हैं, जो एक पेस के लॉन्ग आएगा। तो ये a√2 है और सबसे ज्यादा डिस्टेंस अपने पास ये आएगी a√3। इसी तरीके से मैं तुमको बोल दूं कि अपने पास मान लो कि एक क्या है, स्क्वायर है, 2D में अगर अपन बात कर ले तो एक स्क्वायर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या आएगी, सर एक्सेस भी ड्रॉ कर दीजिए प्लीज। ये अपने पास एक स्क्वायर है, तो इसी पॉइंट से मान लो कि यहाँ से अपने को मेजर करना है, ओके सर। तो तुमको तो मैक्सिमम डिस्टेंस देखना हो, तुमको एक्स से मेजर करके देगा ही नहीं। तो ये अपने पास मान लो कि ये एक्स हो गया, इसलिए सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि मैक्सिमम तुमको देखना है कि डिस्टेंस क्या आ सकती है, मैक्सिमम लेंथ क्या आ सकती है 2 पॉइंट के बीच। तो अगर ये मैं बोलूँ कि ये वाला साइड ए है, स्क्वायर, तो सारी साइड क्या रहेगी, ए ही रहेगी। अपने बात देख सकते हो कि इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस क्या है, ए। मैक्सिमम तो तभी आएगी जब मैं क्या लूँ, ऑपोजिट वाले लूँ, ये वाली लेंथ अपने पास क्या है, मैक्सिमम आ सकते हैं कि स्क्वायर के अंदर, ये अपने पास क्या रहेगी, a√2 ही तो आएगी। ये a है, ये a है, ये अपने पास 90 है, तो एक स्क्वायर के अंदर देखो तो अपने पास क्या हो सकती है, a√2। तो कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जेई मेंस या नीट में एक बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, इसलिए मैं बता दिया। उसने एक ऑब्जेक्ट दिया था, इन्हीं में से कोई एक होगा, स्क्वायर या स्फीयर, क्यूब, दोनों में से कुछ एक, कि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है, एक स्क्वायर के अंदर या एक क्यूब के अंदर। तो तुमको सोचने का तरीका यही है कि अनसर्टेनिटी मतलब समझो पोजीशन की अपन बात करें तो अपन लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो मैक्सिमम एरर अपन क्या ला सकते हैं, तो अपने पास क्या होगा, उसके अंदर मैक्सिमम लेंथ क्या आ सकती है अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट लूँ तो अगर अपने पास क्या है, स्क्वायर है, तो उसमें तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपन ने अभी देखा कि अपने पास एक स्क्वायर में देखोगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच ही आएगी, जो कि अपने पास क्या होगी, a√2। एक स्फीयर है तो 3D में है, तो उसके डायमीटर से ज्यादा लेंथ आ ही नहीं सकती उसके 2 पॉइंट के बीच, अगर उसके अंदर मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ तो। और क्यूब में अगर देखोगे तो बॉडी डायगोनल आ जाएंगे अपने पास A एंड B, दिस 2 पॉइंट्स। तो ऐसा अपने पास हो गया, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिकल लास्ट मॉडल है, एटॉमिक का लास्ट टॉपिक है, इसी में अपन क्वांटम नंबर भी डिस्कस करते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, QMM। हाँ, तो देखो अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया किससे, रदरफोर्ड से। तो रदरफोर्ड ने अपने पास बोला कि बेसिकली अपने पास एटम होता क्या है, कि अपने पास एक एटम क्या होता है एक तरीके से, कि उसमें एक सेंटर होता है जिसमें क्या है अपने पास, रदरफोर्ड जब आया था तो ये अपन ने डिस्कस भी किया था, तब तक न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग एटम में अपने पास क्या थे, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो उसने बोला कि सेंटर पे प्रोटॉन्स होते हैं और अपने पास क्या होता है, किसी r डिस्टेंस पे सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो उसने इतना बोला कि ये प्रोटॉन रहेंगे अपने पास सेंटर पे, मैं पूरी चीज को एक बार समरी करके बता देता हूँ, और अपने पास r डिस्टेंस पे सर्कुलर पाथ रहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको अपने नाम दिया क्या, ऑर्बिट की। ऑर्बिट में अपने पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक तरीके से उसने 2 डायमेंशनल मॉडल एज्यूम किया था एटम के लिए, ठीक। फिर उसके बाद अपने पास, इससे पहले वाले मॉडल्स की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि वो सब थ्योरेटिकल थे, हाइपोथेटिकल थे, जिसको जो लगा एक्सपेरिमेंट जो भी किया होगा उसने पढ़ लिख के जो भी बोला, उसने अपने पास हाइपोथेटिकल मॉडल ले दिया। पहला एक्सपेरिमेंटल मॉडल जो था वो रदरफोर्ड मॉडल ही था, तो उसने अपने पास ऐसा कुछ बोला था। फिर इसके बाद अपने पास बोहर आया, तो बोहर ने भी अपने पास, जब बोहर मॉडल आया था तब तक न्यूट्रॉन का भी डिस्कवरी हो चुका था, तो उसने भी सेम ही चीज बोली। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बोहर ने कुछ नहीं किया, कि एटम को जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसी को ज्यादा अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया। तो न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हो चुकी, तो उसने बोला कि न्यूक्लियस जो होता है, इसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं सेंटर को, जहाँ पे प्रोटॉन्स प्रेजेंट थे, और प्रोटॉन के साथ साथ वहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। तो बोर का कहना ये था, उसने भी 2 डायमेंशनल मॉडल ही माना कि अपने पास एक सेंटर होता है, सेंटर पे अपने पास
जो है जिसको अपन न्यूक्लियस नाम दे रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वो बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिन ऑर्बिट्स को अपन क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं या एनर्जी लेवल बोलते हैं। अब अलग अलग इलेक्ट्रॉन अपने पास अलग अलग ऑर्बिट में हो सकता है, कौन से ऑर्बिट में रहेगा तो उसने वो एक्सप्लेन किया था एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे कि एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा mvr वो अपने पास h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, और जिन ऑर्बिट्स में ऐसा होता है उनको अपन बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक से ज्यादा ऑर्बिट्स हो सकते हैं। और जो अपन ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था ना, थोड़ा सा अगर पीछे हो जाए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जितने भी चीजें अपन ने डिस्कस की थी वो सारी अपने पास बोर ने दी थी कि पहला सेल है तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरा सेल है तो वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरा सेल है तो उसमें 18 आएंगे, चौथा है तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो सब कैलकुलेशंस वगैरह क्या थी, बोर से ही रिलेटेड थी। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अपन पढ़ते हैं वो सारी कैलकुलेशंस, एनर्जी वगैरह अपन ने कंपेयर करना सीखा था कि पहले सेल का एनर्जी सबसे कम होता है, दूसरे का ज्यादा, तीसरे का ज्यादा, चौथे का ज्यादा, पांचवे का और ज्यादा। जैसे जैसे इनकी वैल्यू बढ़ती जाती वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती, क्योंकि बोर्ड ने काफी ज्यादा रिसर्च किया था एटम के ऊपर, काफी सारी चीजें उसने बताई थी, लेकिन उसने मॉडल कुछ ऐसे एज्यूम किया था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में ही होते हैं। तो सर्कल मतलब क्या हो गया, 2 डायमेंशनल हो गया, और एक से ज्यादा सर्कुलर ऑर्बिट्स हो सकते हैं जिनकी अलग अलग रेडियस रहेगी। तो रेडियस की कैलकुलेशंस के लिए उसने फॉर्मूला दिया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला दिया, एनर्जी कैलकुलेशन के लिए उसने फॉर्मूला दिया, और उसने ये सब किया इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह एज्यूम करते हुए। ठीक है, फिर बोर के बाद अपने पास कौन आया, डी ब्रोगली आया। तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन अपने पास जो है पार्टिकल नेचर तो है ही उसमें, साथ के साथ उसमें वेव नेचर है, और जो कि एक डोमिनेटिंग नेचर है। तो उसने वेव की तरह नहीं कंसीडर किया था, तो अपन ने ये बोला भी था कि इसी वजह से वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। उसने ये तो देखा कि अपने पास हर बार ऐसा आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और सर्कुलर पाथ में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वहां पे अपन एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं L इक्वल टू अपने पास mvr। तो बार बार वो ये चीज तो देख पा रहा था, किसी भी एटम के लिए देख रहा था, किसी भी ऑर्बिट में देख रहा था कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है mvr वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा था क्योंकि ये अपने डिराइव किया वेव नेचर से। अगर उसने भी वेव नेचर माना होता तो शायद वो डिराइव कर पाता इस चीज को। तो पार्टिकल नेचर अगर तुम मानते हो तो पार्टिकल नेचर से रिलेटेड कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है जो इस प्रूफ को डिराइव कर सके। तो उसने पार्टिकल की तरह ट्रीट किया, तो मेंशन नहीं कर पा रहा था कैसे ये आ रहा है। फिर उसके बाद डी ब्रोगली आया, तो डी ब्रोगली ने बोला कि दोनों नेचर होता है, कोई भी सब्सटेंस हो, किसी में सिग्निफिकेंट होता है, किसी में नहीं होता है। मतलब किसी के लिए पार्टिकल नेचर ज्यादा डोमिनेट करता है, किसी के लिए वेव नेचर ज्यादा डोमिनेट करता है, और कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हो सकते हैं जिनमें दोनों दिखे तुमको सेम टाइम पे, पार्टिकल नेचर भी दिखे और वेव नेचर भी सिग्निफिकेंट हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए अपन ने बात किया तो वेव नेचर ज्यादा डोमिनेटिंग है, तुमको उसको वेव की तरह भी ट्रीट करना पड़ेगा। और वेव इन सब की अगर अपन बात करें तो जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन जैसे, उनसे रिलेट करके या लाइट से रिलेट करके, या तुम बोलो कि एक वेव के लिए अगर अपन बात करें तो जो एक वेव होती है, तो वेव के लिए अपन क्या नहीं कर सकते, सेम टाइम पे पोजीशन और उसके मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। बोर ने पार्टिकल माना, इसलिए उसने ये भी बोल दिया कि मैं वेलोसिटी का भी उसने फॉर्मूला दिया, रेडियस का भी उसने फॉर्मूला दिया, एनर्जी का भी उसने फॉर्मूला दिया। तो उसने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह एज्यूम करके हर चीज से रिलेटेड फॉर्मूला डिराइव कर दिया था। लेकिन वेव के लिए अपन ऐसा नहीं कर सकते। तो हाइजेनबर्ग ने बोला कि अपने पास जो फॉर्मूले बोहर ने दिए वो ठीक है, लेकिन वहां पे हर वैल्यू से रिलेटेड क्या है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है कि अपन एक साथ तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। लेकिन बोर भाई साहब तो बोल रही कि अपन वेलोसिटी भी बता सकते हैं, रेडियस भी बता सकते हैं। तो उसने अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर ऐड कर दिया कि जो अगर बोर ने रेडियस दिया है r, तो जो इलेक्ट्रॉन है प्लस माइनस डेल्टा r, इस रेंज में कहीं भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, बोर ने बोला कि v, तो उसने बोला कि प्लस माइनस डेल्टा v, इससे रिलेटेड कुछ वैल्यू हो सकती है। जैसे अपने लास्ट में क्वेश्चन भी किया था, तो वहाँ पे वेलोसिटी अपने निकाला, फिर बोला कि उसमें 0.01% अनसर्टेनिटी है, तो अपने पास आ रहा था 218। तो जो भी वैल्यू आ रही थी उससे 218 प्लस माइनस कुछ हो सकता है, उस रेंज में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी रहेगा। इसी तरीके से अपन रेडियस या पोजिशन की भी बात कर सकते हैं। तो बोर ने सिर्फ पार्टिकल माना था तो एक्यूरेट वैल्यू बता पा रहा था,
लेकिन हाइजेनबर्ग ने बोला कि क्योंकि अपन एक वेव के लिए हर चीज को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली, तो बोर्ड ने जो कैलकुलेशंस की थी वो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन उसमें तुमको कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह अगर अपन ट्रीट करें, उसकी पोजिशन को अपन एक्यूरेटली नहीं बता सकते, तो उसने प्रोबेबिलिटी थ्योरी को इन्वॉल्व किया कि अपन एक रीजन बता सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी की अपन बात कर सकते हैं। तो आगे जो अपने पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, ये पूरा प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। जैसे मैं अभी वेव बना के बता रहा था कि अगर अपने पास एक वेव है, तो वेव के लिए अपन पोजीशन तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते, एक रेंज जरूर बता सकते हैं कि अपने पास 90 से लेके, जैसे अपन एग्जांपल ले रहे थे कि 90 से लेके 110 के बीच है। तो इस तरीके से उसने बोला कि अपने पास एक अनसर्टेनिटी रहेगी, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी से उसने रिलेट कर दिया कि प्रोबेबिलिटी अपन बता सकते हैं कि इस रीजन में अपने पास इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो ये था अपने पास। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में अपन क्या करेंगे उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अपने पास क्या किया गया, एक इक्वेशन बनाया गया हर इलेक्ट्रॉन के लिए कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह मान लूँ या इलेक्ट्रॉन का मैं वेव नेचर कंसिडर करूँ, तो हर वेव के करस्पॉन्डिंग क्या होती है, एक वेव इक्वेशन आती है। तो यहाँ पे भी वही किया गया पहले कि वेव इक्वेशन बनाया गया और उस वेव इक्वेशन को अपने पास यहाँ पे सोल्व किया गया। लेकिन अभी अपने पास ये सब अभी नहीं आएगा कि वेव इक्वेशन अपने को सोल्व करना पड़े। ये तुम अगर जैसे IIT कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, फिजिक्स डिपार्टमेंट भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, मैथ भी होता है। तो अगर तुम उसी डिपार्टमेंट में जाना चाहो, मतलब सिर्फ फिजिक्स में जाना चाह रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जिसको फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो सिर्फ फिजिक्स में चले जाते हैं। मतलब फिजिक्स डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि तुमको रिसर्च करना होगा तभी जाओगे। तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ये सब भी होता है वहाँ पे। और IIT कॉलेज में सब ऑप्शन होता है, मैंने पहले ही बताया था कि इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने का तुम्हारे पास ऑप्शन होता है। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो ऐसा नहीं है कि अगर तुमको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, तो तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि तुमको एक्सप्लोर करने के ऑप्शन देते हैं कि तुम अगर अलग डिपार्टमेंट में जाना चाहो तो वहाँ जा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बीटेक तो करेंगे, मान लो कि उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से की है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ इलेक्टिव पढ़े सिविल के साथ साथ, मान लो कि उन्होंने मैकेनिकल के कुछ इलेक्टिव पढ़े, इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो हो सकता है कि उनको इंटरेस्ट आ गया, थर्मो में इंटरेस्ट आ गया, थर्मो से रिलेटेड उन्होंने 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो हो सकता है कि फिर जब उनको एमटेक करना हो तो किस में चला जाए, मैकेनिकल का कोई फील्ड ले ले थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। तो ये सब होता रहता है। तो वहाँ पे तुम आगे जाओगे तो कॉलेज सब में तुमको ये सब इक्वेशन डिराइव करने का मौका मिलेगा, जो वेव इक्वेशन अपना भी लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। क्योंकि मैं कोचिंग में था, मतलब सॉरी, मैं जब कॉलेज में था तो मैं 3rd ईयर से पढ़ा रहा था, तो मैंने वही ये सब आता रहता था, तो मैंने जरूर फिजिक्स में लिया था एक बार। तो ये वेव इक्वेशन जो भी मैं लिखूंगा, बड़ा सा इक्वेशन आता है, वो वहाँ पे सोल्व करना सिखाया गया था हम लोगों को। तो अभी तुम्हारे काम का तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम आगे जाके इसको नहीं पढ़ोगे, तो चाहो तो तुम पढ़ सकते हो। काफी गंदा सा इक्वेशन होता है, उसको सोल्व भी करना होता है। तो उसके लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। और ट्रिपल श्रोडिंगर वाला। हाँ, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन वहाँ पे यूज करते हैं। वो पहली बात तो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, 11th-12th में तुम्हारे पास सिंगल इंटीग्रेशन आता है, और तुमने तो पढ़ा भी नहीं होगा ना इंटीग्रेशन, फिजिक्स से पढ़ा होगा शायद। ये सब फिजिक्स पढ़ा है। हाँ, तो यहाँ पे अपन ने पास जो ये है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो ये एक अपने पास इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है, उस वेव नेचर को कंसीडर करते हुए एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक इक्वेशन लिखी गई, उसी के वेव नेचर को मानते हुए। क्योंकि अपन हर वेव को एक इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं। जैसे अपने पास साइन वेव है, साइन वेव मतलब साइन के ग्राफ को फॉलो करते हुए अगर कोई वेव चलती है तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, कोई y = sin x। तो उसका अपन इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं कि अगर एक वेव जनरेट हुआ है, अगर साइन के कर्व को फॉलो करता है, तो इस तरीके से अपन लिखेंगे कि y = sin x, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन से जो वेव आता है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है उसको इस इक्वेशन से लिखा जाएगा मैथमेटिकली कि d2 sin dx² प्लस d2 sin dy² प्लस d2 sin dz² प्लस 8 pi² m h² e - v sin =
0। ये अपने पास इक्वेशन है जो एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा गया है, उसके वेव नेचर को कंसीडर करते हुए। इसको सॉल्व कौन करेगा इतनी बड़ी इक्वेशन को? तो ये है अपने पास। तो अच्छा, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, किसी का डाउट था तो इसको अपन, अबे एक मिनट, त्रिशूल। त्रिशूल इसको अपन बोलते हैं साई, ऐसे लिखते हैं, पी साई, पी साइलेट है। सर एनसीईआरटी में तो लिखा था सर ई साई इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन साई, बस। हाँ, वो इसके लिए- हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, उसके हिसाब से लगा देता है। चलो बात आ गई तो भी बता देते हैं। तो उसका ही मतलब यही है। नहीं नहीं, वो भी बता रहा हूँ, रुक जाओ। इसको अपन साई बोलते हैं, जो सिंबल है इसको, तो उसको भी बता दूंगा क्या बता रहा है वो, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। और अगर अपन इसमें बात करें एक्स वाई जेड, तो वही कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उसके हिसाब से इसको रिप्रेजेंट किया गया। बाकी यहाँ पे जो एम है, ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एच वाई अपने पास प्लांक्स कांस्टेंट है। सर मे भी कोई वेटिंग रूम है सर। ठीक है। ई अपने पास जो है, ये अपने पास क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी जो है, ई माइनस वी किया ना अपने, हाँ। वी जो होता है अपने पास होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके से। अच्छा, अपन बोल रहे हैं कि ई अपने पास टोटल एनर्जी है, वी अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो ई माइनस वी अपने पास क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। यस बिल्कुल सर, बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी। सर साई किस चीज को काइनेटिक रिप्रेजेंट एनर्जी करता लिख है? देते। साई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? साई अपने पास वेव फंक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसका वेव फंक्शन। अच्छा, मतलब पूरा का पूरा फंक्शन, उसकी भी कोई डेफिनेशन होगी? हाँ, ओके सर। इसको वेव फंक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ पे अपने पास होता क्या है, अरे ये वैसे होगा जैसे तुम मैथ में लिखते हो ना कोई फंक्शन एफ एक्स। सर फिर साई में कोई इनपुट वेरिएबल नहीं होगा क्या? अरे कुछ Yes, एक्स sir, वाई साई जेड है में ना, रखते हैं क्या? अच्छा, उसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यस सर, समझ यही तो वेरिएबल है एक्स वाई जेड। यस सर समझ तो गया। ये जैसे अपने पास, हाँ मैं बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं समझ में आया, कि जैसे तुम मैथ में लिखते हो ना एफ एक्स, कि मैंने एफ एक्स लिख दिया, मान लो कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स जेड, इस तरीके से। वैसे अपने पास ऐसा ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन के केस में इस एफ एक्स को अपन साई से डिनोट कर रहे हो और कुछ नहीं है। तो ये देखते रहो, एक्स वाई जेड का फंक्शन रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे अपन ने एक्स भी लिया है, वाई भी लिया है, जेड भी लिया है, तो एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन है, ये साइन वैसा है। हाँ, तो ये है अपने पास, इसको अपन वेव फंक्शन नाम देते हैं। सही क्या है उसकी अगर बात हो जाए तो, हाँ। और इसको अपन नाम देते हैं, ये मैं लिख देता हूँ पहले, इसी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की भी बात कर लेंगे। हाँ, तो ये अपने पास क्या है, बेसिकली श्रोडिंगर, मतलब साइंटिस्ट था, उसके नाम पे लिखा गया है श्रोडिंगर इक्वेशन गिव्स 3 डायमेंशनल। अच्छा, एक बात ये है कि इससे पहले तक अपन मान रहे थे कि अपने पास क्या है, 2 डायमेंशनल है, 2D में है इलेक्ट्रॉन। बोर्ड ने 2 डायमेंशनल मॉडल दिया था, इसके आगे अपने पास 3 डायमेंशनल मॉडल की अपन बात करते हैं। मतलब इस इक्वेशन को अगर सोल्व किया गया तो अपन ने तीनों कोऑर्डिनेट अगर कंसीडर किए एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब क्या है कि 3D में ही बात हो रही है। देखो अपने को अगर 2 डायमेंशनल बात करनी होती है तो अपन एक प्लेन में बात करते हैं कि अपने पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये 2 डायमेंशनल थिंग होगी। अगर मैं z को भी इन्वॉल्व कर दूं, तो अगर एक मेरे को पूरी 3D को, मतलब देखो एक्सिस का मतलब ये होता है कि अगर मेरे को पूरे, साई समझ नहीं आया सर, क्या है सर, थोड़ा सा बता दीजिए। साइन नहीं समझ में आया। देखो साइन में ये बोल रहा हूँ कि जैसे अपन कोई मैथमेटिकल फंक्शन लिखते हैं ना, जैसे तुम लिखते हो कि f x y z की कोई फंक्शन है अपने पास, तो मैं लिख रहा हूँ इसको अपने पास क्या, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर वाई, कुछ भी लिख दो, और एक्स वाई जेड, तो अपने पास एक फंक्शन हो गया ना एक्स वाई जेड का। सर तो अब ये साई आया कहाँ से था? इसके लिए कोई पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर कोई ग्राफ होगा, पर्टिकुलर कुछ x की, y और z की अलग अलग वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इसकी अलग अलग वैल्यूज आएगी, उसी तरीके से अपने पास साइन है।
क्या चीज? इसकी डेफिनेट वैल्यू होती है ना किसकी? साई की। डेफिनेट मतलब एक्स वाई जेड के अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग वैल्यू आएगी, मतलब अलग अलग एक्स की अलग वैल्यू रखोगे, वाई की अलग रखोगे, जेड पे अलग रखोगे तो अलग अलग वैल्यू आएगी अपने पास। अच्छा ओके सर। हमें इक्वेशन याद करनी होगी। नहीं नहीं, अपने सिलेबस में तुमको, हाँ ये तो इक्वेशन तो याद करनी पड़ेगी जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। सर साई स्क्वायर इसको- प्रोबेबिलिटी होता है। हाँ वो अपन बात करेंगे उसकी भी, रुक जाओ उस पे। ये तो इक्वेशन तुमको याद करना है। इसको तुमको जेईई मेंस से पूछे जा सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बना के। तो ये तो इक्वेशन तुमको याद होना चाहिए। यहाँ पे जो बात हो रही है कि साइन क्या होता है, तो साइन कुछ नहीं है, बस एक मैथमेटिकल फंक्शन है। जैसे अपने पास ये अपन ने लिखा कि एफ एक्स वाई जेड, इसी को तुम बोल सकते हो साइन। डबल डिफरेंशिएशन ना। हाँ मैथ में तुम एक्स एफ से लिख देते हो, अपन यहाँ पे साइन से लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के केस में, और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैथ में तुम करते हो ना, एफ लिख देते हो, कभी कभी जी लिख देते हो, एफ ऑफ जी वैसे निकालते रहते हो ना, वो वाला। तो ये मतलब एक फंक्शन है जो एक्स वाई जेड की टर्म्स में अपन ने डिफाइन किया है, और कुछ नहीं है। तो ये है अपने पास। तो अपन लिख रहे हैं कि जो ये वेव इक्वेशन है, जो एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपने पास किसके बाद किससे रिलेटेड है? श्रोडिंगर इक्वेशन गिव्स 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन around nucleus in wave form। वही मतलब है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को वेव मान लेता हूँ तो उस वेव की जो इक्वेशन बनेगी वही अपने पास क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और 3 डायमेंशनल मोशन है तो अपन उस फॉर्म में लिख दें ताकि याद रहे कि इक्वेशन क्या बता रही है। इलेक्ट्रॉन के 3 डायमेंशनल मोशन को बता रही है वेव की फॉर्म में न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो ये है अपने पास। अब इसी इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं। सोल्व करके अपन हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग फंक्शंस बनाते हैं। अब अगर अपन इसमें आगे बात करें तो ये तो अपने काफी सारे इसमें अलग बात कर ली। तो अपने पास ये इक्वेशन है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने की वेव की फॉर्म में कि d2 psi अपॉन dx स्क्वायर, d2 psi अपॉन dy स्क्वायर प्लस d2 psi अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v इंटू साइन इक्वल टू 0। ठीक है। और इसी को अगर अपन हैमिल्टन ऑपरेटर को यूज करते हैं तो इसी इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं क्या? डेल्टा स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर m h स्क्वायर e माइनस v साइन इक्वल टू 0। तो ये एक इलेक्ट्रॉन वेव को बता रहा है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए जो न्यूक्लियस के चारों तरफ 3D में मूव कर रहा है, वो अपन लिख चुके हैं। तो अभी तो अपने पास ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे अपने पास ऐसा है कि इन इक्वेशंस को अपन सोल्व करते हैं। सोल्व करके अपन इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपन प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं है। तो एक नोट और लिखा रहा हूँ मैं लास्ट, फिर अपन इसको अगली क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे कि बाई सर सॉल्व होती हैं ये इक्वेशन? हाँ तभी तो इतनी सारी चीजें पता चली है। बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन about electron from this equation we can predict probable position of electron इन एटम। कि इस इक्वेशन को अपन सोल्व करके जो भी इंफॉर्मेशन अपन से मिलेगी उन सब इंफॉर्मेशन को ग्राफ में प्लॉट करके अपन ये बता पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, किस ऑर्बिटल में है और किस शेप का उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है।